एवरीवन, आप स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम पहले मौर्य वंश कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम मौर्य उत्तर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा जियोग्राफी पूरा हो गया है। बस हिस्ट्री में भी हमारी ये एंशिएंट हिस्ट्री 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगी। फिर मेडाइवल, देन फिर हम आधुनिक हिस्ट्री को पढ़ लेंगे। फिर साथ में सबका हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, और हमारी यूपीएसआई का भी कुछ स्पेशल क्लास, जैसे हिंदी का क्लास होने वाला है कल से। ठीक है, और साथ साथ हमारा मैथ का भी चल रहा है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को, मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा वंश आता है? शुंग वंश। देखिए, मौर्य वंश के बाद मतलब मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, जो उसका प्रमुख सेनापति था वो पुष्यमित्र शुंग, वो किसको मार दिया था? बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने किसको मारा था? बृहद्रथ को। ये किसका अंतिम शासक था? तो ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और मौर्य वंश की और इसकी शुंग वंश की राजधानी कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश विदिशा में है। और ये हिंदू धर्म का अनुयायी था, मतलब कि हिंदू धर्म मानता था। और ये कौन? शुंग वंश, जो पुष्यमित्र शुंग है, ये बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। और उसी के निर्माण में भरहुत स्तूपा जो है वो मध्य प्रदेश में उसका शुंग वंश के शासनकाल में उसका निर्माण हुआ और पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया है। ठीक है, फिर अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है, उसकी उसकी एक बुक लिखे हैं। कौन? हमारे कालिदास जी, नाम है उसका मालविका अग्निमित्र। किसके द्वारा रचित है? तो ये कालिदास जी द्वारा रचित है। फिर उनके समकालीन कौन थे? पतंजलि। किसके समकालीन? शुंग वंश के, जो योग दर्शन के संस्थापक थे पतंजलि जी। उन्होंने क्या लिखा था? महाभाष्य, इसी शुंग वंश में ही। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या होता है कि इसका जो अंतिम शासक होता है देवभूति, उसकी हत्या किसने कर देता है? तो वासुदेव, जो इसका सेनापति होता है वासुदेव। अब बस इन सब साम्राज्य में छोटे छोटे सबके सेनापति द्वारा मार मार के छोटे छोटे राज्य स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो वासुदेव था वो किसकी? कौड़ वंश की स्थापना करता है। और कौड़ वंश का बस इतना ही जानना है कि 73 BC से 28 BC तक चलता है। और इसका संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। और ये अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्रा में। और शुंग वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो विदिशा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब आगे देखते हैं सातवाहना वंश। सातवाहना वंश कब से कब है? तो 60 BC से 225 AD तक है। और ये मतलब जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी इसका साम्राज्य था, ओरिजिन था। ठीक है, तो महाराष्ट्र वाले में जो वर्तमान समय महाराष्ट्र में था, इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो पैठान मतलब प्रतिष्ठान में थी। और इसका सबसे मतलब कि प्रमुख शासक संस्थापक कौन था? तो सिमुक था, गौतमीपुत्र। मतलब सिमुक था इसका संस्थापक, लेकिन जो मतलब कि सबसे महान शासकों में से एक कौन था? तो वो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। सतकर्णी जो शक शासक के छत्रना को हराया था। इसको हम एक ब्राह्मण का भी दर्जा दिया जाता है। किसको? गौतमीपुत्र सतकर्णी को एक ब्राह्मण भी कहा जाता है। एक ब्राह्मणवाद का उत्कर्ष मतलब एक ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसमें समाज 2 तरह के थे, पितृसत्तात्मक और मातृवंशी। मतलब कि पितृवंशी मतलब कि संपत्ति के हिसाब से पिता को माना जाता था। और मातृवंशी मतलब माता, अपने नाम के आगे माता का नाम लगाया जाता था। इसलिए इसका नाम गौतमीपुत्र सतकर्णी था, अपने माता के नाम पे। यहाँ पे माता के नाम को पहले लिखा जाता था। ठीक है, इसके बाद यहाँ सातवाहनों ने मतलब ब्राह्मणों के लिए बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान करने के लिए बहुत सी प्रथा शुरू करी थी। कौन? सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, तो इसके बाद देखिए भूमिदान के लिए अनेक प्रथाएं शुरू करी थी। मतलब ब्राह्मण बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये अनेक विहार चट्टानों से काटकर मतलब कि ये सब बनवाया था। चैत्य, जो पूजा स्थल होता है बौद्ध धर्म में, जो पूजा स्थल होता है उसको चैत्य कहा जाता था। और जो निवास स्थल होता है उसको विहार कहा जाता था। ये जो सातवाहन सतकर्णी था ये बनवाया था। ठीक है, फिर इसके बाद ये एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं कहाँ पे थी? ये महाराष्ट्र में, उसका भी निर्माण ये कराया था। फिर इसके बाद अमरावती स्तूपा का भी, अमरावती और नागार्जुनकोंडा स्तूपा जो हुआ आंध्र प्रदेश में, इसकी भी मतलब कि इसका भी निर्माण ये सतकर्णी कराया था। ठीक है, इसकी भाषा प्राकृतिक भाषा थी। फिर इसके बाद इसका मतलब यहाँ पर भी इसका अंत हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे जो मध्य एशिया वाले आक्रमण करने वाले कौन कौन से वंश आए? तो इसमें 4 वंश आए, जिसको पहले कहते हैं
स्काइथिया जो बाद में शक कहलाए, स्काइथिया। रुकिए लिख देते हैं यहाँ पे, 1 मिनट। एक आता है स्काइथिया, स्काइथिया, जो बाद में इसको हम क्या कहते हैं, इसको बाद में शक कहलाते हैं। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। यूजही, जो बाद में कुषाण कहलाए, यूजही, जो बाद में क्या कहलाते हैं, अभी हम कुषाण वंश देखेंगे आगे, तो ये यूजही कहलाते हैं कुषाण वंश वाले। फिर इसके बाद आते हैं हमारे पार्थिया, फिर देन यूनानी। तो यूनानी जो मध्य भारत से आक्रमण करते हुए वहीं आए थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं पार्थियन, फिर इसके बाद आते हैं हमारे यूनानी। ठीक, यूजही कुषाण को कहते हैं, स्काइथियन शक को कहते हैं। ठीक है, तो मध्य एशिया जो हिंदू कुश को पार कर प्रथम यूनानी आए थे। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध इसमें कौन था, तो मियांडर था, जिसको हम मिलिंदपन, उसके बारे में एक मिलिंदपन हो, एक पुस्तक किसने लिखी थी, नागसेन द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और सबसे पहले ये सोने का सिक्का चलाया था कौन, जो यूनानी आया था अफगानिस्तान से, इसको इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। ये सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था, जिसपे मतलब सोने का सिक्का सबसे ज़्यादा तो ये गुप्त काल में चलाया गया था, बट ये जो चलाया था ना, इस पे राजा का फ़ोटो रहता था सोने के सिक्के पे। ठीक है, बस इसके बारे में इतना ही जानना है। फिर इसके बाद आते हैं सीथियन यानी शक वंश। ये सब छोटे छोटे राज्य, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस जान लीजिए। शक वंश की 5 शाखा थी। इनमें से एक प्रमुख शाखा जो भारत के पश्चिमी भाग पर शासन किया और चौथी शताब्दी ईस्वी तक। विक्रम संवत की शुरुआत हिंदुओं द्वारा। इसकी राजधानी कहाँ पे थी, उज्जैन में। तो वहाँ पे एक शक वंश का जो विक्रमादित्य परमार थे, उनकी राजधानी कहाँ पे थी, उज्जैन में। परमार वंश की परमार वंश की स्थापना करे थे जो उनके मतलब प्रमुख राजा, बस जान लीजिए विक्रमादित्य परमार थे। इनकी राजधानी कहाँ पे थी, उज्जैन में। ठीक, इसके बाद आता है हमारे क्षत्रप वंश। इसका महान शासक कौन था, तो रुद्रदामन फर्स्ट था। जो बस इसके बारे में इतना जान लीजिए कि जो हमारा जूनागढ़ शिलालेख, उसका ये निर्माण करे थे कौन, रुद्रदामन फर्स्ट। कहाँ पे, गुजरात में। और सुदर्शन झील का मरम्मत कराए थे पुष्यमित्र वंश के द्वारा, और ये बीच का रिपेयर कराए थे अपने शासनकाल में रुद्रदामन सुदर्शन झील का। ठीक है, बस इतना ही जानना है इसके बाद। और इसके बाद पार्थियन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये सब छोटे छोटे राज्य हैं, मतलब साम्राज्य थे, इसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। पहले कुषाण वंश के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा बस थोड़ा सा बचा हमारे ये एंशियंट हिस्ट्री, फिर ये समाप्त हो जाएगा। फिर हम मध्य वाला जो अकबर बीरबल वाला पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लास्ट हमारा हो जाएगा आधुनिक वाले से। वंश पहली शताब्दी से, जो हमारा कुषाण वंश था वो पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक था, और इसकी राजधानी पेशावर। इन्हीं को बाद पहले हम बताए थे ना कि यूजही कहते थे कुषाण वंश को, इन्हीं को यूजही के नाम से जानते थे। इसकी राजधानी कहाँ थी, पेशावर से मथुरा तक। ठीक है, और ये स्वयं को देवताओं के पुत्र कहते थे कौन, जो कुषाण वाले थे। और इसका मतलब कि पहला शासक कौन थे, कड़फिसेस थे। प्रथम राजवंशी पहला शासक थे। फिर इसके बाद सबसे महान शक्तिशाली राजा कौन थे, कनिष्क थे। इनके द्वारा जो चौथी बौद्ध संगति कंडक्ट कराई गई थी किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। और ये सोने के सबसे शुद्ध सिक्के इन्हीं के शासनकाल में चलाया गया था कनिष्क के द्वारा। और ये इनको ही द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता था, किसको, कनिष्क को। और इसके बाद थोड़ा सा इनको ये महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिए थे कौन, कुषाण। फिर इसके बाद ये सोने के सबसे शुद्धतम सिक्के चलाए थे। इन्होंने रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया था बस। और ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनका तो ये था कि जो ये शक संवत की शुरुआत करी थी 78 एडी में। 78 एडी में शक संवत चलाए थे कौन, कनिष्क। इनका सबसे कनिष्क शुरू करते, ये सबसे महान कार्य इनका है। बस इतना ही इसके बारे में जानना है। ठीक है, देन हम इनके बारे में देख लेते हैं। इनके भारतीय समाज पे प्रभाव क्या था, तो इन्होंने मिट्टी के बर्तन चलाए थे जो लाल रंग के थे, और परिचय इनके घुड़सवारी तकनीकी और पगड़ी शेरवानी थे। मतलब कि
इन तरीके से घुड़सवार तकनीकी और पगड़ी पहनना, शेरवानी पहनना, ये सब सिखाए जाते थे। ठीक है। और राजनीति में क्या था, इन्होंने राजनीति में कि कुषाणों ने सरकार की छत्र प्रणाली की शुरुआत की थी। छत्र प्रणाली क्या थी, तो सैन्य शासनकाल मतलब वंशागत गद्दी नहीं, यूनानियों के द्वारा रणनीति की जाती थी। ठीक है। और इनकी संस्कृति क्या थी, इनकी संस्कृति थी शिव और बुद्ध की पूजा करना। ठीक है। संस्कृति क्या थी, शिव और बुद्ध की पूजा करना। ठीक। फिर इसके बाद साहित्य में इन्होंने बुद्ध चरित जो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी, बुद्ध की पहली जीवनी। फिर महावस्तु, दिव्यदान और कामासूत्र किसके द्वारा लिखा गया था, वात्स्यायन के द्वारा। और विज्ञान में क्या था, औषधि चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई थी। इनके जनक ही चरक थे, जो शल्य चिकित्सा के जनक कौन थे, सुषुप्त थे। और चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी, तो चरक के द्वारा। ठीक है। बस हमारा इतना ही मौर्योत्तर साम्राज्य। फिर इसके बाद गई थी दक्षिण भारत इतिहास में, जिसमें चेर चोल और पांड्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जिसमें संगम वंश के बारे में बताया गया था। ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप वीडियो को थोड़ा शेयर किया करिए। ठीक है। और जो ये है दक्षिण भारत के भूगोल में, ठीक है, कल देखते हैं इसको हम, दक्षिण भारत में जो भूगोल पढ़ाया गया था। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। बाय।